डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो जेईई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उसके बारे में अपन थोड़ा सा शॉर्ट में पढ़ेंगे। इट मीन्स उसका रिवीजन करेंगे और रिवीजन कुछ इस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड्स या जनरली अपन एरोमेटिक कंपाउंड्स में बेंजीन की जो रिएक्शंस है वो पढ़ेंगे, तो वो बेंजीन फॉर्म कैसे होगी। तो डिटेल में 1 बाय 1 पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर अपन बेंजीन के प्रिपरेशन की बात करें तो जो अलग अलग रिएक्शंस है उनके थ्रू बेंजीन की प्रिपरेशन की जा सकती है। जैसे अगर एल्काइन को रेड हॉट कॉपर ट्यूब में अगर डाल दें तो एरोमेटाइजेशन होकर बेंजीन रिंग फॉर्म हो जाएगी। सिमिलरली अगर मैं ऐसे बात करूं कि कार्बोक्सिलिक एसिड है या बेंजोइक एसिड जिसकी बात कर सकता हूं, बेंजोइक एसिड को अगर मैं सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन करता हूं तो ऐसे केस में वो बेंजीन फॉर्म करता है। ऐसे ही अगर फिनोल को मैं Zn और हीट के साथ रिड्यूस करके बेंजीन फॉर्म करते हैं। सिमिलरली अगर मैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड को अगर मैं बॉयल वाटर में डाल दूं तो डीसल्फोनेशन के प्रोसेस के थ्रू बेंजीन फॉर्म होती है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जो यहां बेंजीन पे एनाइन बनेगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है RMGX जिसकी बात करते हैं, उस एनाइन का वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो एसिड बेस रिएक्शन के थ्रू बेंजीन फॉर्म होती है। सिमिलरली अगर मैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड जो हमारा इंटरमीडिएट फॉर्म है, अगर उसकी H3PO2 या इथेनॉल के साथ रिएक्शन करें तो वो भी क्या करता है, बेंजीन फॉर्म करता है। ऐसे ही अगर हेक्सेन की रिएक्शन में हेक्सेन का एरोमेटाइजेशन कराऊं Cr2O3 या Al2O3 हीट की प्रेजेंस में, तो ये क्या बनाता है, ये बेंजीन फॉर्म कर देता है एरोमेटाइजेशन के थ्रू। तो ये जितने भी रिएक्शंस हैं ये सारी रिएक्शंस बेंजीन फॉर्म करने की रिएक्शंस है। तो इनको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि बेंजीन कैसे फॉर्म की जाती है। अब बेंजीन फॉर्म हो जाने के बाद में डियर स्टूडेंट्स अपन बेंजीन की रिएक्शंस पढ़ेंगे और बेंजीन की रिएक्शंस में सबसे पहले जो रिएक्शन है वो रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में वैसे तो अपने को डायरेक्टली पता होना चाहिए कि बेंजीन से एक H की जगह कोई ना कोई इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट होगा, बट हमें थोड़ा सा मैकेनिज्म का भी आइडिया होना चाहिए। और मैकेनिज्म का आइडिया होना चाहिए तो मैकेनिज्म को कैसे देखेंगे उसके बारे में बात करते हैं। आगे चलते हैं। अगर अपन बात करेंगे कि जनरल जो मैकेनिज्म है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की वो कैसे होगी, तो पहली स्टेप में जो बेंजीन है वो बेंजीन अटैक करेगी इलेक्ट्रोफाइल पे और अटैक करके कार्बकेटाइन फॉर्म करेगी। ये कार्बकेटाइन चूंकि यहां रेजोनेंस कर रहा है तो इसकी अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेगी। इन सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का एक रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा जिसको एरोनियम आयन या सिग्मा कॉम्प्लेक्स अपन बोलते हैं। अब पहली स्टेप में चूंकि बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड था उससे नॉन एरोमेटिक कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, इसलिए जो ये स्टेप है ये स्लो हो जाएगी और यही स्टेप क्या होगी, RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप मतलब सारे जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स है इस रिएक्शन के वो इसी RDS पे डिपेंड करेंगे। सेकेंड स्टेप में अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, जो ये हाइड्रोजन है वो यहां से कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा और कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होके यहां वापस से डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। अब ये नॉन एरोमेटिक से वापस एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है। ये जो इसकी रेट है वो थोड़ी फास्ट होगी, ये स्टेप थोड़ी सी फास्ट चलेगी। तो ऐसे में ध्यान रखना है कि जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसमें जो पहली स्टेप है वो स्लो स्टेप होती है और वही RDS है और उसी पे सारे कैरेक्टरिस्टिक्स डिपेंड करते हैं और कार्बकेटाइन इंटरमीडिएट की फॉर्म में फॉर्म होता है। अब जैसा कि मैंने बोला था कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में अपने को क्या करना है कि बेंजीन पे लगे हुए किसी भी हाइड्रोजन से अपने को क्या रिप्लेस करना है, एक इलेक्ट्रोफिलिक साइट रिप्लेस करनी है, सब्स्टिट्यूट करनी है। मैं ऐसा बोलूं तो सब्स्टिट्यूट करनी है, तो H की जगह कोई इलेक्ट्रोफिलिक साइट सब्स्टिट्यूट करनी है। इसी को जो एरोमेटिक कंपाउंड पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहेंगे। जैसे पहली रिएक्शन की बात कर लेते हैं तो यहां ये नाइट्रोनियम आयन है। नाइट्रोनियम आयन आपको दिया आ सकता है या फिर कॉन्सेंट्रेट HNO3 H2SO4 दिया आ सकता है। इस रिएक्शन को बोलेंगे नाइट्रेशन और यहां जो ये नाइट्रोनियम आयन है, ये नाइट्रो ग्रुप है, ये H की जगह सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और नाइट्रोबेंजीन फॉर्म करेगा। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं क्लोरिनेशन की तो Cl2AlCl3 गिवन है, यहां से Cl पॉजिटिव क्या बनेगा, इलेक्ट्रोफिलिक साइट बनेगा और वो H की जगह क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट, और क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन। ऐसा ही अगर मैं बात करूं ब्रोमिनेशन के बारे में तो ब्रोमिनेशन में Br2Fe Br3 दिया हुआ है। अगर यहां क्या बनेगा, Br पॉजिटिव इलेक्ट्रोफिलिक साइट बनेगा और वो बेंजीन पे सब्स्टिट्यूट होगा H की जगह और क्या बन जाएगा, ब्रोमोबेंजीन। सेम ही रिएक्शन है, इसी जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ही एग्जांपल है सल्फोनेशन। वहां SO3 गिवन आ सकता है, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 गिवन आ सकता है
H2H2O7 गिवन आ सकता है। यहां सल्फो ग्रुप क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और बेंजीन सल्फोनिक एसिड फॉर्म होगा। ऐसे में जो नाइट्रेशन, ब्रोमिनेशन और क्लोरिनेशन और ब्रोमिनेशन है ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है, जबकि सल्फोनेशन क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। अगर जो बेंजीन सल्फोनिक एसिड है इसमें वापस बॉयल वाटर डाल दूं तो बॉयल वाटर डालने पे रिएक्शन वापस बैकवर्ड चली जाएगी और बेंजीन हमें फॉर्म हो जाएगी। इसके यूजेस भी हमें इसी जो चैप्टर है उसमें हमें पता लगते हैं। तो आगे कुछ और एग्जांपल्स हैं जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के एग्जांपल्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखना है इनको। और इनमें अगर अपन ध्यान दें तो किस तरीके के एग्जांपल है, जैसे सबसे पहली रिएक्शन है गाटरमान कोच एल्डिहाइड रिएक्शन और दूसरी रिएक्शन है गाटरमान एल्डिहाइड रिएक्शन। देखो गाटरमान कोच को याद रखने का तरीका कैसे है कि दोनों में से कैसे पता चलेगा कि सर गाटरमान कोच है गाटरमान एल्डिहाइड। आप याद कर सकते हो कि कोच COH, कोच से गाटरमान कोच, अगर एक ट्रिक से अगर देखो तो गाटरमान कोच इस तरीके से याद कर सकते हो। तो यहाँ CO प्लस HCl रहेगा, साथ में AlCl3 रहेगा, यहां पे फॉर्माइल कार्बकेटाइन बनेगा और बेंजीन रिंग पे वो फॉर्माइल कार्बकेटाइन इलेक्ट्रोफिलिक साइट की तरह H की जगह सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो यहां बेंजीन पे लगे हुए किसी H की जगह क्या सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, फॉर्माइल कार्बकेटाइन, और बनेगा बेंज एल्डिहाइड। जो ये रिएक्शन है ये गाटरमान कोच एल्डिहाइड रिएक्शन है। दूसरी अगर HCN HCl और हाइड्रोलिसिस गिवन आ जाए तो इस रिएक्शन को बोलेंगे गाटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस। और गाटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस में भी जो बेंजीन रिएक्शन है उसमें CHO सब्स्टिट्यूट होके बेंज एल्डिहाइड फॉर्म हो जाता है। सिमिलरली कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है जहां CO2 और AlCl3 गिवन आएगा और बेंजीन पे H की जगह COOH लग जाएगा और क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड। तो ये सारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के एग्जाम्पल है और तीनों के तीनों बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ऐसे ही अपन ने बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स की अगर बात करें तो फ्रीडलक्राफ्ट अल्काइलेशन और असाइलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। यहां पे क्या होगा, अल्काइलेशन मतलब कोई अल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट होगा बेंजीन रिंग पे और असाइलेशन में कोई असाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट होगा बेंजीन रिंग पे। यहां पे जो फॉर्म होगा वो फॉर्म होगा CH3 पॉजिटिव, यानी कि जो कार्बकेटाइन फॉर्म होगा और ये कार्बकेटाइन ही क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक साइट होगा और वो क्या करेगा, यहां सब्स्टिट्यूट होगा। सिमिलरली इसमें असाइल कार्बकेटाइन बनेगा, असाइल कार्बकेटाइन CH3 C डबल बॉन्ड O और यहां पॉजिटिव चार्ज बनेगा और ये असाइल कार्बकेटाइन ही यहां पे क्या होगा, सब्स्टिट्यूट। यहां से टोल्यूइन फॉर्म होता है और यहां बन जाता है एसीटोफिनॉल। जो फ्रीडलक्राफ्ट अल्काइलेशन और असाइलेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो थोड़ा सा इसके बारे में इनकी मैकेनिज्म भी देख लेते हैं। अगर इनकी मैकेनिज्म की बात करें तो यहां फ्रीडलक्राफ्ट अल्काइलेशन में क्या होगा, एक H की जगह सब्स्टिट्यूट हो जाएगा अल्काइल ग्रुप और फाइनली क्या बन जाएगा, बेंजीन, अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन बन जाएगा। अगर एक एग्जांपल लूं तो बेंजीन की आइसोप्रोपाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएं तो क्यूमीन या आइसोप्रोपाइल बेंजीन बनता है और ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एक एग्जांपल है जो फ्रीडलक्राफ्ट अल्काइलेशन का एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझा रहे हैं। सिमिलरली अगर इसकी मैकेनिज्म देखें फ्रीडलक्राफ्ट अल्काइलेशन की तो पहली स्टेप में क्लोरीन AlCl3 के साथ रिएक्शन करता है और यहां से कार्बकेटाइन फॉर्म होता है। ये कार्बकेटाइन इलेक्ट्रोफिलिक साइट है। मान लो कि ये कार्बकेटाइन रीअरेंज हो सकता होता तो यहां पे कार्बकेटाइन का रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल है, इसलिए फ्रीडलक्राफ्ट अल्काइलेशन में कार्बकेटाइन का रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। सेकंड स्टेप में फिर फर्दर वो सेकंड और थर्ड स्टेप में वही हुआ है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई है, तो ये जो केटाइन बना है ये फर्दर H की जगह रिप्लेस हो जाएगा और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहां पे क्या करेगा, फॉलो करेगा। तो पहले क्या बनेगा, कार्बकेटाइन फॉर्म होगा जो कि इलेक्ट्रोफिलिक साइट है। कार्बकेटाइन फॉर्म हो रहा है तो वो रीअरेंजमेंट भी उसका पॉसिबल है। और सेकंड और थर्ड स्टेप में क्या हुआ है, फर्दर वही जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अपन ने अभी डिटेल में पढ़ी है वहां H की जगह इलेक्ट्रोफिलिक साइट सब्स्टिट्यूट हुई है। ऐसे ही अगर अपन फ्रीडलक्राफ्ट असाइलेशन की बात करते हैं तो यहां बेंजीन दिया हुआ है, एसिड हैलाइड दिया हुआ है और लुईस एसिड दिया हुआ है। तो जो एसिड हैलाइड है उससे जो असाइल कार्बकेटाइन बनता है वो सब्स्टिट्यूट हो जाता है बेंजीन रिंग पे। अब अगर इसकी मैकेनिज्म की बात करें तो वैसे ही ये क्लोरीन का लोन पेयर लुईस एसिड AlCl3 पे अटैक करता है और यहां से कार्बकेटाइन फॉर्म कर लेता है, असाइल कार्बकेटाइन। ये असाइल कार्बकेटाइन की ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। असाइल कार्बकेटाइन बन गया, ये इलेक्ट्रोफिलिक साइट है। ये इलेक्ट्रोफिलिक साइट फर्दर क्या करेगा, सिमिलर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये जो दोनों स्टेप है वो फर्दर क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की स्टेप्स हैं और वहां H की जगह क्या लग जाएगा, असाइल कार्बकेटाइन फॉर्म हो जाएगा। तो इस तरीके से जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उनके दो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है फ्रीडलक्राफ्ट अल्काइलेशन और असाइलेशन। इनको बहुत डिटेल में आपको पढ़ के जाना है। फर्दर अपन बात करें
तो कुछ डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस की आप लोगों ने क्लास में बात सुनी होगी और वही डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस की यहां बात करेंगे, या ओरिएंटेशन एंड रिएक्टिविटी इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। यहां क्या होगा, कोई भी जो बेंजीन रहेगी वो पहले से सब्स्टिट्यूएंट लगा रहेगा, मतलब सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रहेगी। सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन क्या करती है, तीन अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट फॉर्म कर सकती है। एक प्रोडक्ट हो सकता है जब ऑर्थो पे इलेक्ट्रोफाइल लग जाए, एक प्रोडक्ट हो सकता है जब मेटा पे इलेक्ट्रोफाइल लग जाए, एक प्रोडक्ट हो सकता है जब पैरा पे इलेक्ट्रोफाइल लग जाए। ऑर्थो वाले को 1-2, मेटा वाले को 1-3 और पैरा वाले को 1-4 पोजीशन वाले जो अपने प्रोडक्ट भी अपन बोल सकते हैं। यहां ये लगेगा कैसे, तो जनरली अगर बात करूं तो जितने भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो क्या करते हैं, ऑर्थो और पैरा वाला प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, और जितने भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जनरली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एक्सेप्ट हेलोजेंस, वो क्या करते हैं, मेटा वाला प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। तो अगर वाई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो जनरली क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो या पैरा पे लगेगा। अगर वाई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है एक्सेप्ट हेलोजेंस, तो जो इलेक्ट्रोफिलिक साइट है वो कहां लगेगी, मेटा पे लगेगी। तो बस इतना ध्यान रखना है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, सीधा सीधा सा जो एग्जाम्पल, बहुत आसान से एग्जाम्पल आते हैं और उनको इसी तरीके से अपने को सोल्व करना है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल्स की बात करें, या उससे पहले अपन बात कर लेते हैं कि कौन कौन से ग्रुप ऑर्थो या पैरा पे लगेंगे और कौन कौन से ग्रुप मेटा पे इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो देखो कुछ दिया हुआ है कि स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग हो गया, मॉडरेटली एक्टिवेटिंग, वीकली एक्टिवेटिंग और वीकली डीएक्टिवेटिंग। ये जो चारों ग्रुप है, वीकली डीएक्टिवेटिंग में सारे हेलोजेंस हैं, ये चारों जो ग्रुप है ये ऑर्थो और पैरा वाले प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक साइट को ये क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट के ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे लगाएंगे। फर्दर मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग और जो स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग है, वो जो ग्रुप है वो सारे के सारे मेटा वाला प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक साइट को क्या करेंगे, मेटा की तरफ डायरेक्ट करेंगे। फर्दर अगर अपन बात करें तो इसके कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले फिनोल की बात कर लेते हैं। फिनोल में ये जो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्शन देगा, मतलब इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो या पैरा पे लगाएगा। तो जैसे Br2CH2 नॉन पोलर सॉल्वेंट है या CCl4 नॉन पोलर सॉल्वेंट है, लो टेम्परेचर पे ऑर्थो पे ब्रोमीन या पैरा पे ब्रोमीन लगाएगा, यानी ऑर्थो एंड पैरा सब्स्टिट्यूटेड फिनोल बनाएगा। ऐसे ही अगर Br2 वाटर के साथ रिएक्शन करा दो तो ऑर्थो और पैरा की हर पोजीशन पे क्या लग जाएगा, ब्रोमीन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। इसकी व्हाइट पीपीटी मिलेगी, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल इसको बोलते हैं, और इस तरीके से इसका सब्स्टिट्यूशन होगा। फर्दर अगर अपन बात करें फिनोल की आगे रिएक्शंस की बात करें तो डाइल्यूट HNO3 की प्रेजेंस में अगर लो टेम्परेचर है तो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और पैरा नाइट्रोफिनोल फॉर्म होंगे। सिमिलरली अगर कॉन्सेंट्रेट HNO3 और कॉन्सेंट्रेट H2SO4 है तो फिर क्या मिलेगी, व्हाइट पीपीटी मिलेगी, जहां पे ऑर्थो और पैरा की हर पोजीशन पे क्या लग जाएगा, नाइट्रो ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। लेकिन इसका जो मेजर प्रोडक्ट बनता है वो मेजर प्रोडक्ट ऑक्सीडेशन का प्रोडक्ट बनता है, और ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, ये बेंजोक्विनोन फॉर्म होता है, और ये मेजर प्रोडक्ट रहता है। ये ऑलमोस्ट 90% से ज्यादा फॉर्म होता है, और ये जो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल है या इसको पिक्रिक एसिड भी बोलते हैं, ये 10% से भी कम फॉर्म होता है। फर्दर अगर इसके कुछ और एग्जांपल्स की बात करें तो फिनोल में अगर कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की बात करें तो कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ सल्फोनेशन रिएक्शन होगी। यहां अगर लो टेम्परेचर है तो KCP प्रोडक्ट मिलेगा, इसमें ऑर्थो सब्स्टिट्यूट मिलेगा फिनोल पे, और अगर टेम्परेचर हाई है तो TCP प्रोडक्ट मिलेगा और पैरा पे सल्फो ग्रुप मिलेगा। ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड यहां फॉर्म होंगे। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है, और इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है तो इनको थोड़ा सा ध्यान रखते हुए पढ़ना है। फर्दर अगर अपन आगे चलें तो फिनोल की कुछ रिएक्शंस और हैं, जहां फिनोल में राइमर टाइमान एक नाम की रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। राइमर टाइमान में जो इंटरमीडिएट बनता है वो बनती है कार्बिन। तो यहाँ राइमर टाइमान रिएक्शन है, और इसी राइमर टाइमान जैसी रिएक्शन यहाँ CCl4 के साथ है। तो राइमर टाइमान रिएक्शन में फिनोल के साथ अगर CHCl3 और बेसिक मीडियम दिया है तो सैलिसैल्डिहाइड बनता है। ऐसे ही सिमिलर टाइप की रिएक्शन है, CCl4 और बेसिक मीडियम के साथ सैलिसाइलिक एसिड बनता है। दोनों की मैकेनिज्म लगभग सिमिलर है। तो अपन राइमर टाइमान रिएक्शन की मैकेनिज्म देख लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो पहली स्टेप में यहां कार्बिन फॉर्म हो गया होगा CHCl3, और बेसिक मीडियम में डाइक्लोरोकार्बिन फॉर्म हो गया होगा। ये डाइक्लोरोकार्बिन है, ये फॉर्म हो गया होगा पहली स्टेप में। आपने कार्बिन में इसको डिटेल में पढ़ लिया है। अब क्या करेगा, बेसिक मीडियम में जो OH है, बेस है, वो इसके H को निकाल लेता है और फिर ऑक्साइड आयन बना देता है।
फिनॉक्साइड आयन फर्दर क्या करता है, रेजोनेंस करता है और ऑर्थो पे इसके ऑर्थो पोजिशन पे एनाइन आ जाता है। ये एनाइन इस कार्बीन पे अटैक करता है और डाइक्लोरोकार्बीन है, इस पे अटैक करके फाइनली इस टाइप का कंपाउंड बना देता है। यहां एसिडिक H है और ये बेसिक एनाइन है, तो ये एसिड बेस इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन करके यहां CH आ जाता है और साथ में जो ये एनाइन है वो रेजोनेंस करेगा तो जो ऑक्सीजन है उस पे एनाइन आ जाता है। सेम ये फाइनली ये क्या करता है, OH यहां कार्बन पे अटैक करता है और दोनों तरफ से अटैक करके दोनों क्लोरीन को हटा देता है और फाइनली एक कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं है तो वहां से वाटर निकल जाता है और वाटर निकल कर क्या बन जाता है, ऑर्थो पे CHO ग्रुप लग जाता है। इसको बोलते हैं ऑर्थोसेलिस एल्डिहाइड। अगर वहां CCl4 होता तो यहां CHO की जगह COOS लगता और उसको बोलते हैं ऑर्थोसेलिसाइलिक एसिड। तो ये राइमर-टाइमर रिएक्शन की मैकेनिज्म है, इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा डिटेल में ध्यान में रखना है। हो सकता है कि कार्बिन मैकेनिज्म में आपने कार्बिन जो चैप्टर है उसमें आपने इसको डिटेल में पढ़ा भी होगा। फर्दर अपन बात करें तो फिनोल की एक रिएक्शन और है, कोल्बे-श्मिड रिएक्शन। कोल्बे-श्मिड रिएक्शन में फिनोल से ये सैलिसाइलिक एसिड बनाने का मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। ऐसे में 125 डिग्री सेंटीग्रेड पे CO2 और बेसिक मीडियम और देन हाइड्रोलिसिस करने पे सैलिसाइलिक एसिड बनता है। अब जो ये सैलिसाइलिक एसिड फॉर्म हुआ है, इस सैलिसाइलिक एसिड से एस्प्रीन फॉर्म कर सकते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो इसको यहीं पे पढ़ लेते हैं। वैसे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में आप लोगों ने इस मैकेनिज्म के बारे में या इस रिएक्शन के बारे में आप डिटेल में पढ़ोगे, इसके यूजेज भी पढ़ोगे। तो अगर मैं बात करूं तो जो सैलिसाइलिक एसिड है, अगर उसमें OH एनहाइड्राइड के साथ या एसिड हैलाइड के साथ एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करता है तो फाइनली क्या बनता है, एस्प्रिन बनता है। इसका अगर कॉमन नेम की बात करें तो एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड भी इसको बोलते हैं। ऐसी एक रिएक्शन है जो ऑयल ऑफ विंटरग्रीन फॉर्म करती है, मिथाइल सैलिसाइलेट फॉर्म करती है। इसमें अगर कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट है वो मिथेनॉल के साथ एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करता है तो यहां मिथाइल सैलिसाइलेट फॉर्म होता है और इसको ऑयल ऑफ विंटरग्रीन भी बोलते हैं। तो ये भी दोनों रिएक्शंस चूंकि सैलिसाइलिक एसिड की रिएक्शन है तो इनको यहां पे भी थोड़ा सा डिटेल में बता दिया गया है, इंपॉर्टेंट है, तो इनको भी थोड़ा सा ध्यान में रख लेना है और बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्दर अगर अपन बात करें तो कुछ क्लोरोबेंजीन की रिएक्शंस भी इसी पार्ट में अपन पढ़ेंगे, जहां पे क्लोरोबेंजीन किस तरीके से सब्स्टिट्यूट करता है। तो क्लोरोबेंजीन क्लोरिनेशन करेगा Cl2FeCl3 के साथ, तो क्या बना देगा, ऑर्थो पे क्लोरो या पैरा पे क्लोरीन लगा देगा, तो ऑर्थो एंड पैरा क्लोरोबेंजीन बना लेगा। ऐसे ही क्योंकि चूंकि क्लोरीन क्या हैलोजन है तो क्लोरीन क्या करेगा, ऑर्थो और पैरा पे सब्स्टिट्यूट करेगा। फर्दर CH3Cl और AlCl3 के साथ वही फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन जैसी रिएक्शन है, तो ऑर्थो पे CH3 और पैरा पे CH3 लगा देगा। अगर यहीं पे असाइल कार्बकेटाइन फॉर्म होता है तो ऑर्थो और पैरा पे असाइल ग्रुप फॉर्म कर देगा और ये क्लोरोबेंजीन की जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। फर्दर अगर अपन बात करें तो क्लोरोबेंजीन का कॉन्सेंट्रेट HNO3 और कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ अगर फॉर्म करते हैं तो यहां NO2 पॉजिटिव जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक साइट फॉर्म होगी और NO2 पॉजिटिव ऑर्थो और पैरा पे लग जाएगा। तो फर्दर अगर कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ बात करते हैं रिएक्शन की, तो सेम जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई थी वहां पे कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगा था। यहां सब्स्टिट्यूएंट जो क्लोरीन है वो इनको इलेक्ट्रोफाइल को डायरेक्शन दे रहा है, वो ऑर्थो या पैरा पे लगाएगा तो ऑर्थो पे सल्फो या पैरा पे सल्फो लग जाएगा और यहां से जो फॉर्म होगा कंपाउंड वो ऑर्थो एंड पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोलिक एसिड फॉर्म होगा। फर्दर एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन और है, अगर क्लोरल की कॉन्सेंट्रेट H2SO4 मीडियम में बेंजीन के दो इक्विवेलेंट के साथ रिएक्शन करा दें तो DDT फॉर्म होगा। बेंजीन की जो पैरा पोजीशन है उस पे लगे हुए H से यहां पे क्या हो जाएगा, दोनों तरफ दो क्लोरोबेंजीन रहेंगे, उसकी पैरा पोजीशन के दोनों H ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली वाटर बना के निकल जाएंगे। ये एक तरीके की ट्रिक है और जो फॉर्म होगा वो DDT डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन फॉर्म होगा। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसके बारे में भी थोड़ा सा ध्यान में अपने को रखना है। अभी तक अपन ने एरोमेटिक कंपाउंड चैप्टर में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को पढ़ा, जिसमें बेंजीन रिंग पे H की जगह इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट हो रहा था और डिफरेंट रिएक्शंस पढ़ी। अब अपन इसी में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ेंगे, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, जिनको SN2AR रिएक्शन भी बोलते हैं या SN2AR मैकेनिज्म जिसमें होती है। अगर नॉर्मल क्लोरोबेंजीन है जिसपे कोई भी दूसरा सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगा है, नॉर्मल क्लोरोबेंजीन बेसिक मीडियम में NaOH के साथ SN2AR रिएक्शन नहीं शो करेगा। अगर उसी क्लोरोबेंजीन पे ऑर्थो या पैरा पे किसी भी एक जगह स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो SN2AR रिएक्शन शो करता है और क्लोरीन की जगह वो न्यूक्लियोफिलिक साइट सब्स्टिट्यूट हो जाती है। जैसे यहां पे क्लोरीन की जगह
OH माइनस सब्स्टिट्यूट हो गया है और यहाँ पे क्या बन गया है, पिक्रिक एसिड फॉर्म हो गया है। रिएक्शन की मैकेनिज्म होगी SN2AR। अब अगर रिएक्शन की मैकेनिज्म देखें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है रिएक्शन की। अगर मैकेनिज्म देखें तो किस तरीके से होगा, तो अगली स्टेप में, अगली स्लाइड में रिएक्शन की मैकेनिज्म है, जहां पे जो ये बेस है, ये न्यूक्लियोफिलिक साइट है, ये क्लोरीन पे अटैक करता है, क्लोरीन के नीचे वाले कार्बन पे। यहाँ क्लोरीन चूंकि माइनस साइज शो करता है तो यहाँ डेल्टा पॉजिटिव जनरेट होता है। जितना डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा रहेगा उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा रहेगा, क्योंकि यही सबसे स्लो स्टेप है। यहाँ OH जैसे ही अटैक करता है, बॉन्ड टूटकर नाइट्रो के नीचे एनाइन बन जाता है। तो नाइट्रो ग्रुप के नीचे क्या बन जाता है, एनाइन। पहले जो कंपाउंड था वो एरोमेटिक कंपाउंड था, अब जो कंपाउंड बना है वो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड बना है, इसलिए ये स्टेप क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। और यही स्टेप क्या है, RDS है। RDS स्टेप है, मतलब सारे जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स है इस रिएक्शन के वो इसी RDS पे डिपेंड करेंगे। फर्दर अगर अपन बात करें तो ये जो कंपाउंड बना है, एनाइन बना है, इसकी अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन जाएंगी और फाइनली एक रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा। उस रेजोनेंस हाइब्रिड को कार्ब एनाइन इंटरमीडिएट या M कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, इसको मेजनहाइमर कॉम्प्लेक्स भी बोल देते हैं। फर्दर पहली स्टेप में यहां तक हो गया जहां कार्बेनाइन फॉर्म हो गया। सेकेंड स्टेप में अब क्लोरीन यहां से लिविंग ग्रुप की फॉर्म में निकल जाता है और ये रिएक्शन बहुत फास्ट होती है, ये स्टेप बहुत फास्ट होती है। जैसे ही क्लोरीन यहां से निकलता है वापस कंपाउंड क्या बनता है, एरोमेटिक। तो नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है, इसलिए क्या होती है, ये स्टेप थोड़ी सी क्या हो जाएगी, फास्ट। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो डिपेंड करेगी वो पहली स्टेप पे डिपेंड करेगी जो कि RDS है। तो रेट ऑफ रिएक्शन किन किन चीजों पे डिपेंड करेगी, एक तो इस न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने की टेंडेंसी पे, एक डिपेंड करेगी जो ये कार्बेनाइन बन रहा है या M कॉम्प्लेक्स बन रहा है इसकी स्टेबिलिटी पे। तो आगे कुछ रेट से रिलेटेड इसके सवाल है जो कि इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर रेट से रिलेटेड सवालों की बात करें तो SN2AR की रेट की बात करें तो यहाँ पे फ्लोरीन के ऑर्थो पे नाइट्रो लगा है, क्लोरीन के ऑर्थो पे नाइट्रो, ब्रोमीन के ऑर्थो पे नाइट्रो और आयोडीन के ऑर्थो पे नाइट्रो लगा है। अपनी जनरली अपन जब SN2 रिएक्शंस पढ़ते हैं या SN1 रिएक्शंस पढ़ते हैं तो उसमें रेट ऑफ रिएक्शन अपन देखते हैं कि जितनी लिविंग ग्रुप टेंडेंसी ज्यादा है उतनी रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा। तो ऐसे सवालों को देखते ही अपन क्या कर देते हैं, टिक कर देते हैं और बोलते हैं कि सर आयोडीन वाले की ज्यादा होगी, ब्रोमीन वाले की उससे ज्यादा, क्लोरीन वाले की आयोडीन की सबसे ज्यादा, देन ब्रोमीन, देन क्लोरीन, और सबसे रेट ऑफ रिएक्शन सबसे स्लो किसकी होगी, फ्लोरीन वाले की। लेकिन यहां उल्टा होगा। यहां उल्टा क्यों होगा, क्योंकि सर जो लिविंग ग्रुप है वो हमने मैकेनिज्म में देखा है कि लिविंग ग्रुप सेकंड स्टेप में निकलता है। सेकंड स्टेप में निकलता है तो लिविंग ग्रुप सेकंड स्टेप में निकलता है। क्या ये RDS तो है, ये RDS नहीं है। पहली स्टेप क्या है, RDS है। तो पहली स्टेप में क्या लिविंग ग्रुप बाहर निकल रहा है, क्या लीव कर रहा है क्या रिएक्शन में मॉलिक्यूल को, नहीं कर रहा है। इसका मतलब लिविंग ग्रुप टेंडेंसी पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करेगी। तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड किस पे करेगी, अभी बताया था कि OH माइनस की या न्यूक्लियोफाइल की अटैकिंग कैपेबिलिटी पे और कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी पे। तो यहां पहली स्टेप में चेक करेंगे तो सारे लिविंग ग्रुप्स डिफरेंट है। तो यहां पे जो अटैक करने की टेंडेंसी है, जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक है, वो जहां फास्ट होगा वहीं रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी। तो फ्लोरीन का -I क्या होता है, ज्यादा होता है, वो यहाँ डेल्टा पॉजिटिव जनरेट करेगा बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल होगा, कोई भी न्यूक्लियोफाइल होगा, वो यहाँ पे फास्ट अटैक करेगा। तो फ्लोरीन के बाद में -I होता है, क्लोरीन का फ्लोरीन से कम होता है, देन क्लोरीन से ब्रोमीन का कम होता है, देन ब्रोमीन से आयोडीन का कम होता है। तो -I सबसे ज्यादा किसका होता है, फ्लोरीन का। तो रेट ऑफ रिएक्शन भी फ्लोरीन वाले कंपाउंड की ज्यादा रहेगी, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन और देन आयोडीन। तो इसमें डियर स्टूडेंट्स कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा ध्यान से इसको देखना है। फर्दर अगर अपन बात करें कि सर लिविंग ग्रुप सबके सेम है, तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगी, तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगी कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी पे। तो जितने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ज्यादा होंगे उतनी रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी। तो NO2 क्या शो करता है, -M। यहाँ 3 NO2 ग्रुप है, यहाँ 2 NO2 ग्रुप है और 1 NO2 ग्रुप है। तो सबसे ज्यादा कार्बेनाइन स्टेबल कहां रहेगा, यहाँ पे, जहां पे 3 नाइट्रो ग्रुप लगे हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा इसकी रहेगी, देन इसकी और देन इसकी। तो रेट ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड जो ये सवाल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको थोड़ा सा ध्यान रखना है SN2AR में। फर्दर अपन बात करें तो एनिलीन की प्रिपरेशन की बात कर लेते हैं। एनिलीन के बारे में अगर स्टडी करेंगे तो एनिलीन की प्रिपरेशन कैसे करेंगे, तो एनिलीन की प्रिपरेशन, अगर नाइट्रोबेंजीन है, अगर मैं उसका रिडक्शन कर दूं तो एनिलीन फॉर्म होता है। बेंजीन पे NH2 लगा है तो एनिलीन है ये। ऐसे ही जो बेंजेमाइड है या बेंजीन कार्बोक्सेमाइड भी इसको बोलते हैं, अगर उसके साथ हाफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन की बात करें तो वो क्या करता है, डिग्रेडेशन मतलब एक कार्बन कम हो जाता है, यहां से ये CO कम हो जाएगा और एनिलीन फॉर्म होगा। ये आप लोगों ने जो कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एमाइन है उस चैप्टर में इसके बारे में स्टडी कर लिया होगा। फर्दर अगर बेंजोइल क्लोराइड है, बेंजोइल क्लोराइड की रिएक्शन में NaN3 हीट और वाटर दे दूं
तो अपने आप में ये जो रिएक्शन है ये फाइनली एनिलीन फॉर्म करेगा। अगर ClNH2 है, इसमें ये यहाँ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट NH2 पे अटैक करता है, क्लोरीन लिविंग ग्रुप की फॉर्म में निकलता है, तो SN2 टाइप की रिएक्शन होगी और यहाँ से क्या फॉर्म हो जाएगा, एनिलीन फॉर्म हो जाएगा। एक इंटरमीडिएट फॉर्म में आइसोसाइनाइड बनता है, फिनाइल आइसोसाइनाइड जिसको बोलते हैं। अगर उसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वो भी क्या फॉर्म करता है, एनिलीन फॉर्म करता है। तो ये एनिलीन की प्रिपरेशन की रिएक्शंस हैं। एनिलीन के बारे में जब अपन स्टडी कर रहे हैं तो पहले प्रिपरेशन पढ़ लेते हैं, और ये सारी रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में हमें आइडिया होना चाहिए। फर्दर अगर अपन बात करें तो अब एनिलीन की कुछ केमिकल रिएक्शंस की बात कर लेते हैं। तो एनिलीन की अगर मैं एसिड के साथ रिएक्शन कराता हूं तो एनिलीन बेस की तरह बिहेव करेगा, एसिड बेस रिएक्शन होकर इस टाइप का कंपाउंड बना लेगा। अगर मैं एनिलीन की बात करूं तो एनिलीन एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा यहाँ, और यहाँ अटैक करेगा और क्लोरीन को लिविंग ग्रुप की फॉर्म में निकालेगा। तो ऐसे में SN-AE रिएक्शन होगी, एडिशन एलिमिनेशन। एनिलीन एडिशन कर रही है और क्लोरीन यहां से एलिमिनेट हो रहा है, तो एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। इसको शॉर्टमैन बोमन रिएक्शन भी बोलते हैं। ऐसे ही एक आप लोगों ने एनिलीन यानी जब कार्बोक्सिलिक एसिड और एमाइन चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें कार्बाइल एमाइन टेस्ट पढ़ा होगा। तो एनिलीन की अगर रिएक्शन में कराता हूं CHCl3 और KOH से, तो यहां कार्बिन फॉर्म होगा, और कार्बिन फॉर्म करके यहां से क्या बना लेगा, इंटरमीडिएट की फॉर्म में कार्बिन फॉर्म होगा, और क्या बनाएगा, कार्बाइल एमाइन, यहां आइसोसाइनाइड फॉर्म होगा। फर्दर अगर इसी एनिलीन की जैसे फिनोल की जब रिएक्शन करा रहे थे, तो अगर यहां फिनोल होता था तो Br2 और नॉन पोलर सॉल्वेंट में फिनोल के ऑर्थो या पैरा सब्स्टिट्यूटेड जो ब्रोमीन है वो वाला कंपाउंड बनता था, जबकि यहां चाहे नॉन पोलर सॉल्वेंट हो या पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हो, H2O हो, यहां हर जगह ऑर्थो पे दोनों जगह और पैरा पे ब्रोमीन लग जाएगा और फाइनल प्रोडक्ट इस तरीके का बनेगा। एनिलीन की एक रिएक्शन है, जब एनिलीन की डाइल्यूट HNO3 और H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाते हैं, अगर एनिलीन की डाइल्यूट HNO3 और H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो यहां से हमें जो प्रोडक्ट मिलने चाहिए थे, चूंकि एनिलीन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऑर्थो और पैरा वाले प्रोडक्ट मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे मेटा वाला प्रोडक्ट भी हमें फॉर्म हो जाता है, और वो भी अच्छे खासे परसेंटेज में फॉर्म होता है, 47% में। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब भी मैं इस एसिड के साथ रिएक्शन कराता हूं तो यहां से एनिलीन जो बेंजीन रिंग पे है वो NH3 पॉजिटिव फॉर्म कर लेता है, जो कि ये क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो ऐसे केस में कुछ पार्ट जो नाइट्रो ग्रुप है वो कुछ मेटा पे भी सब्स्टिट्यूट हो जाता है, और इतना सब्स्टिट्यूट होता है कि 47% बन जाता है। अब ऐसे में हम ऐसा क्या करें कि एनिलीन से केवल ऑर्थो और पैरा के प्रोडक्ट बने, तो इसलिए अपन एनिलीन के जो NH2 वाला पार्ट है इसको अपन प्रोटेक्ट कर लें। तो प्रोटेक्शन की रिएक्शन क्या है, या तो दिया हो एनहाइड्राइड या दिया हो एसिड एलाइड। तो एसिड एलाइड और एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में जो एनिलीन है वो क्या करता है, वो एनिलीन बेंजीन रिंग पे NH2 है, ये एनिलीन है। अगर मैं यहाँ एनहाइड्राइड की बात कर लेता हूं तो एनहाइड्राइड है CH3C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और CH3। ये क्या करता है, पहले एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन शो करता है और इसको निकाल देता है। यहां से निकालने पे ये जो प्रोडक्ट है ये फॉर्म होता है, ये प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो अब एनिलीन नहीं रह के यहां जो असाइल ग्रुप है वो एनिलीन पे क्या हो गया है, इस तरीके से जुड़ गया। अब अगर मैं HNO3 और H2SO4 के साथ रिएक्शन कराता हूं तो नाइट्रो ग्रुप पैरा पोजीशन पे जो मेजर प्रोडक्ट है उसी की बात कर रहे हैं, तो पैरा पे नाइट्रो सब्स्टिट्यूट हो जाता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के थ्रू, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस से। फाइनली अगर मैं वापस से इसका हाइड्रोलिसिस करा दूं तो यहां से जो ये C डबल बॉन्ड और CH3 ग्रुप है ये वापस हट जाता है और वापस क्या बन जाता है, एनिलीन। तो ऐसे केस में जो एनिलीन है उसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है, प्रोटेक्शन ऑफ एनिलीन की ये अगर अपन बात करें तो प्रोटेक्शन ऑफ एनिलीन है, और फाइनली हम जो मेटा वाला प्रोडक्ट है उसको अपन बनाने से बच जाएंगे। तो इसका यूज है। फ्रिडल क्राफ्ट अगर रिएजेंट्स है तो फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शंस एनिलीन के साथ नहीं पॉसिबल है, तो इसके साथ कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है एनिलीन की, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, तो इनको थोड़ा डिटेल में आप जरूर देखें, अपने नोट्स में भी इसको ध्यान से पढ़ें। फर्दर अगर अपन एनिलीन के बारे में पढ़ें तो एनिलीन से एक इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, दैट इज जो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अपन रिएक्शंस पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है जैसे कपलिंग रिएक्शंस होगी, सैंडमेयर्स रिएक्शंस होगी, ये जितनी भी रिएक्शंस हैं ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के साथ ही अपन रिएक्शन करवाते हैं, तो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है।
तो जैसे अगर कपलिंग रिएक्शंस की बात करते हैं तो यहाँ CN कपलिंग की अपन जनरली बात करेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो पहले क्या हुआ होगा, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड कैसे बनता है, तो डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन आप लोगों ने पढ़ी होगी जब रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ा है। तो बेंजीन पे NH2 और साथ में ये एनिलीन है, एनिलीन को NaNO2HCl के साथ रिएक्शन करवाते हैं और 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखते हैं। तो ऐसे केस में बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड फॉर्म होता है। टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाई टेम्परेचर हुआ तो यहां से ये N2 रिलीज हो जाएगी। ऐसे में फर्दर अगर अपन फिनॉल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो फिनॉल के पैरा पोजीशन पे कपलिंग हो जाती है और यहां इसको CN कपलिंग बोलते हैं। ऐसे ही एनिलीन के साथ पैरा पोजीशन पे कपलिंग हो जाती है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड जुड़ जाता है। ऐसे ही यहाँ पे भी पैरा पे कपलिंग हो जाती है और बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बन जाता है। जो यहाँ पे कंपाउंड है इसके ऑर्थो पोजीशन पे या इसकी अल्फा वाली पोजीशन पे यहाँ क्या लग जाता है, फिर से बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से कपलिंग हो जाती है। और ये जितनी भी रिएक्शंस है ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है और इनको कपलिंग रिएक्शंस अपन बोलेंगे। फर्दर कुछ रिएक्शन जो सैंडविच रिएक्शन है, सैंडविच रिएक्शन में क्या होगा, CuCl HCl हो या CuBr HBr हो या CuCN HCN हो, यहाँ पे क्या होगा, N2 निकल जाएगा, साथ में जो N2 निकल जाएगा और N2 निकल के यहाँ बेंजीन रिंग पे क्या जुड़ जाएगा, अगर CuCl है तो क्लोरीन, CuBr है तो ब्रोमीन और CuCN है तो साइनाइड यहाँ पे सब्सटीट्यूट हो जाएगा या जुड़ जाएगा। फर्दर इसकी कुछ रिएक्शंस और हैं सिमिलर जस्ट लाइक सैंडविच रिएक्शंस, यहाँ Cu और HCl और Cu और HBr हो तो गाटरमान रिएक्शंस इनको बोलते हैं। और बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड में ये जो N2 और Cl है उसकी जगह क्लोरीन और ब्रोमीन सब्सटीट्यूट हो जाता है। अगर इसी बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं, थोड़ा टेम्परेचर हाई रख लेते हैं तो N2 और यहाँ से Cl निकल जाता है और यहाँ पे वाटर का OH यहाँ पे जुड़ जाता है और ये फिनॉल के प्रिपरेशन का अच्छा मेथड भी है। फाइनली अगर HBF4 को अगर मैं HBF4 की प्रेजेंस में अगर हीट करता हूं, इसको टेम्परेचर हाई रखता हूं तो यहाँ पे फ्लोरोबेंजीन फॉर्म होता है। तो ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की कुछ रिएक्शंस हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, इनको थोड़ा सा अपने को ध्यान में रखना है, तो इनको डिटेल में आप नोट से भी पढ़ें। फर्दर अगर अपन बात करें तो जो एरोमेटिक कंपाउंड है उनका ऑक्सीडेशन अगर अपन पढ़ते हैं तो एरोमेटिक कंपाउंड के ऑक्सीडेशन की बात करें तो H+KMnO4 के साथ अगर ऑक्सीडेशन करेंगे या H+K2Cr2O7 के साथ ऑक्सीडेशन करेंगे तो बेंजीन का ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा, पॉसिबल नहीं है। अगर V2O5 और 250 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ 250 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखें तो बेंजीन क्या फॉर्म करती है, फिनॉल फॉर्म करती है। अगर V2O5 एयर और 500 डिग्री सेंटीग्रेड है तो मैलाइक एनहाइड्राइड फॉर्म करती है। ये जितने भी ऑक्सीडेशन है, जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड के ऑक्सीडेशन है, इनको याद रख लेना ज्यादा अच्छा रहता है। याद रखेंगे तो बहुत अच्छे से इनको अपन सवाल कर पाएंगे और इंपॉर्टेंट भी है। ऐसा ही अगर ऑक्सीडेशन जब अपन पढ़ते हैं तो O3ZnH2O के साथ रिडक्टिव ओजोनलिसिस होता है और रिडक्टिव ओजोनलिसिस होकर ये क्या बनाता है, ग्लाइओक्सियल फॉर्म करता है। तो इन सब जो ऑक्सीडेशन है इनको, ये इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन है, इनको थोड़ा सा डिटेल में अपने को याद रखना चाहिए। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूं कि कोई टोल्यूइन है, टोल्यूइन यानी बेंजीन रिंग पे कोई सब्सटीट्यूएंट लगा है और उस सब्सटीट्यूएंट पे अल्फा H अवेलेबल है, क्या अवेलेबल है, अल्फा H अवेलेबल है, तो H+KMnO4 के साथ ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है तो H+KMnO4 के साथ ये बना लेता है कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे एक भी अल्फा H है तो ये जो जितना पूरा ग्रुप है ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां से टोल्यूइन से बेंजोइक एसिड फॉर्म होता है। ये सारे एग्जांपल्स है जहां अल्फा H अवेलेबल है तो वो यहां जो कोई भी कंपाउंड रहा होगा उससे बेंजोइक एसिड फॉर्म हो जाता है। अगर अल्फा H अवेलेबल नहीं है, यहां नो अल्फा H, कोई भी अल्फा H यहां अवेलेबल नहीं है, अगर अल्फा H अवेलेबल नहीं है तो फिर खुद फिनाइल रिंग क्या हो जाती है, ऑक्सीडाइज हो जाती है और कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म कर लेती है। ये इंपॉर्टेंट है ऑक्सीडेशन, तो इनके बारे में थोड़ा सा ध्यान में रखना है। फर्दर अगर और ऑक्सीडेशंस की बात करें तो जाइलिन, पैराजाइलिन, मेटाजाइलिन और ऑर्थोजाइलिन, इनका भी ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। इनमें भी ये अल्फा H अवेलेबल है, दोनों तरफ अल्फा H अवेलेबल है तो दोनों तरफ क्या बन जाएगा, COOH लग जाएगा। जब पैरा पोजीशन पे COOH लगे हो तो इसको टर्थेलिक एसिड बोलते हैं, मेटा पे लगे हो तो आइसोथैलिक एसिड और ऑर्थो पे लगे हो तो ये थैलेइक एसिड होता है। अगर इसको हीट दे दूं थैलेइक एसिड को, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा दूं तो थैलेइक एनहाइड्राइड फॉर्म हो जाता है। तो ये ऑक्सीडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पैराजाइलिन, ऑर्थोजाइलिन और मेटाजाइलिन का, तो इनके बारे में भी थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़ें। फर्दर अगर मैं बात करता हूं तो ऑक्सीडेशन में दो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, एक एटार्ड ऑक्सीडेशन और एक एल्बस पर सल्फेट ऑक्सीडेशन। टोल्यूइन से बेंजल्डिहाइड फॉर्म होता है CrO2Cl2 और ACO AC की प्रेजेंस में, तो ये एटार्ड ऑक्सीडेशन है। ऐसा ही अगर फिनोल रहे
और फिनोल के साथ K2H2O8 अगर रिएक्शन करता है तो यहां से क्विनोल फॉर्म होता है। ये एल्बस पर सल्फेट ऑक्सीडेशन है, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में अपने को रखना है। फर्दर अगर अपन बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस की बात कर लेते हैं, जो एरोमेटिक कंपाउंड में कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है उनकी अगर अपन बात करें तो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में बेंजीन का अगर रिडक्शन करते हैं H2PT की प्रेजेंस में तो साइक्लोहेक्सेन फॉर्म होता है। अगर बर्च रिडक्शन करते हैं, बर्च रिडक्शन की बात करते हैं, Na और लिक्विड NH3 हो तो फिर ऐसे जो पैरेलल दो डबल बॉन्ड आ जाते हैं। Cl2 और यूवी रेज के साथ अगर इसकी रिएक्शन करवाते हैं बेंजीन की तो हर जगह क्लोरीन लग जाता है, हर एक कार्बन पे क्लोरीन लग जाता है। इसको BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड, इसको गैमेक्सेन भी बोलते हैं या इसको लिंडेन भी बोलते हैं। तो इसके ये कॉमन नेम्स है, तो इनको भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी है। फर्दर एक रिएक्शन की और बात करते हैं अपन, क्लोरोबेंजीन से फिनोल बनाने का मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। जो प्रोसेस का नाम है उसका नाम है डाउस प्रोसेस, और यहां जो कंडीशंस है वो फिक्स्ड और स्पेसिफिक कंडीशंस रहेंगी। बेसिक मीडियम है, 623 केल्विन टेम्परेचर रहेगा और 300 ATM प्रेशर में ये रिएक्शन होती है। सेकंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो क्या फॉर्म होता है, फिनोल। इसमें जो मैकेनिज्म यूज अपन करते हैं वो मैकेनिज्म होती है बेंजाइन मैकेनिज्म, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्लोरोबेंजीन से फिनोल बनाने का मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, ये सारी डिटेल्स आपको ध्यान में रखनी है। प्रोसेस का नाम डाउस प्रोसेस और मैकेनिज्म का नाम बेंजाइन मैकेनिज्म होता है। क्लोरोबेंजीन से फिनोल फॉर्म होता है।